इजराइल और फलस्तीन की जो लड़ाई चल रही है उसकी डिटेल्स लेके उसके अपडेट्स लेके हम लगातार टीसीएच पर आ रहे हैं। आज भी ढेर सारी अपडेट है। सबसे बड़ी जो अपडेट है वो अपडेट व्हाइट हाउस से है। व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की रहने की जगह। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने जिस तरह से बिडेन के खिलाफ जुलूस निकाले हैं, प्रदर्शन किया है, पूरा अमेरिका हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। अमेरिका में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और इन सब चीजों का असर पड़ सकता है। इधर हूथी जरा सा भी झुकने को तैयार नहीं है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि कुछ भी हो जाए हम जंग जारी रखेंगे। क्या है इन सब चीजों का मतलब, आगे इसका क्या असर पड़ सकता है, इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, टीसीएच पर आप सबका स्वागत है। शुरुआत हमेशा की तरह एक पॉजिटिव खबर से। डॉक्टर ओलेना, ये बेसिकली यूक्रेन की रहने वाली हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। आप जानते हैं डॉक्टरों के साथ क्या सलूक हो रहा है फलस्तीन में, मैं आगे बताऊंगा भी। लेकिन यूक्रेन की ये डॉक्टर जिन्होंने फलस्तीन के एक शख्स से शादी की है, इनसे कहा गया कि आप गाजा से बाहर चले जाओ। इन्होंने कहा मैं गाजा से बाहर नहीं जाऊंगी। गाजा में ही रहती हैं, दिन भर जिस तरह से इलाज करना होता है इलाज करती हैं, और सुबह सुबह वैसे ही बेकरी में रोटी लेकर अपनी पहुंचती हैं सेकने के लिए, जैसे आम फलस्तीनी महिलाएं सोचती हैं। और एक दूसरी कहानी टॉम हंडल की। टॉम हंडल जो था वो फोटोग्राफी का स्टूडेंट था और अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में फलस्तीन आया हुआ था। फलस्तीन में इजरायली सैनिक एक बच्चे को मार रहे थे। यह बहुत पुरानी घटना है, आज की घटना नहीं है। एक बच्चे को मार रहे थे, उसको बचाने के लिए टॉम सामने आया। उसने उस बच्चे को बचाया और इजरायली सैनिकों से कहा कि इसको मत मारो। इजराइल के उन सैनिकों ने टॉम की हत्या कर दी। एक स्टूडेंट जो इंग्लैंड का था, जिसका फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं था, वो फलस्तीन आता है, एक बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और मारा जाता है। आप सोचिएगा कि दुनिया भर में फलस्तीन जो पहुंचा, जिसने भी फलस्तीन का दर्द देखा, अगर उसके सीने में दिल है तो वो फलस्तीन के साथ खड़ा हो गया। तो सोच के देखिए कि आज जब फलस्तीन में इतना जुल्म और सितम हो रहा है तो हमारे जैसे लोग फलस्तीन के पक्ष में क्यों ना बोले। कल संडे था और संडे को पूरी दुनिया में लोग निकले फलस्तीन के समर्थन में। इंग्लैंड में जो जुलूस निकला वो अब तक का सबसे बड़ा जुलूस बताया जा रहा है। सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा जुलूस निकला, कतर में निकला, मिस्र में निकला, लेकिन सबसे मजेदार जो जुलूस था वो था व्हाइट हाउस का, अमेरिका का। व्हाइट हाउस आप जानते हैं कि वो जगह है जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट, यानी आप उनको चाहे तो जो बिडेन कहें, चाहे तो उनको जेनोसाइड बिडेन कहें, और चाहे तो उनको, जैसा मैं कहता हूं, बूढ़ा बिडेन कहें, बिडेन वहां पर रहते हैं। अमेरिका की पावर का सेंटर है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस के कर्मचारी जो व्हाइट हाउस में नौकरी करते हैं वो सड़कों पे आए, व्हाइट हाउस को घेरा उन्होंने, और उन्होंने रात भर फलस्तीन के पक्ष में नारे लगाए। फलस्तीन के मारे हुए बच्चों को दिखाने के लिए कि कैसे वहां पर बच्चे मार रहा है इजराइल, उन्होंने गुड़ियाएं ली, जो गुड़िया होती हैं, डॉल्स होती हैं, उन पे ब्लड का कलर लगाया और उसको व्हाइट हाउस के सामने फेंक दिया। यानी बिडेन की नौकरी करने वाले, अमेरिका में नौकरी करने वाले व्हाइट हाउस के कर्मचारी लगातार बिडेन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कल उनका सबसे बड़ा प्रदर्शन था जिसमें उन्होंने मांग की कि युद्ध विराम किया जाए। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। ब्लिंकन बहुत सारी बातें करके आया, मैंने आपको बताया था, और यहां आके ब्लिंकन और बिडेन दोनों कह रहे हैं कि जब तक इजराइल के सारे होस्टेज रिहा नहीं होंगे तब तक हम इजराइल का समर्थन करते रहेंगे। भैया, इजराइल का तुम्हारा समर्थन नया नहीं है। एक आंकड़ा दूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। वीटो लगाने की सुविधा है, आप जानते हैं, अमेरिका को सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कोई प्रस्ताव पास हो तो उसको रुकवा सकता है। 88 बार, 88 टाइम्स अमेरिका ने वीटो लगाया है आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसमें से 56 टाइम्स उसने सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए लगाया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इजराइल अगर शैतान है तो उस शैतान का बाप है अमेरिका। इजराइल की सारी नापाक हरकतों के ऊपर पर्दा डालता रहा है अमेरिका, और उसमें उसकी मदद करता रहा है। उसके कारण मैं तमाम सारे बता चुका हूं।
कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या का आरोप इजराइल पे लगा था, उसके बावजूद इजराइल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अमेरिका इजराइल की जंग को अपनी जंग बनाकर लड़ रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फलस्तीन में कितने बच्चे मारे जाते हैं, फलस्तीन में भूख की क्या हालत है। अब जब आईसीजे में केस गया, आप जानते हैं साउथ अफ्रीका ने बाकायदा केस लड़ा और नामीबिया जैसा देश साउथ अफ्रीका का वो सामने आके कहता है, जब जर्मनी ने यह कहा कि उस केस में हम इजराइल की मदद करेंगे, तो नामीबिया ने कहा कि तुम क्या मदद करोगे, तुम तो खुद जेनोसाइडर हो, तुमने तो खुद नामीबिया के अंदर दो जेनोसाइड किए हैं। इस बात को समझना चाहिए कि जिस जगह पे, जिस जर्मनी में यहूदियों को मारा काटा गया, जिसकी वजह से यहूदियों को वहां से निकलना पड़ा, वो जर्मनी आज फिर उसी मारे काटे जाने वाले पूरे थ्योरी के साथ खड़ा है और पूरी बेशर्मी से उस इजराइल के साथ खड़ा है जो उसके पाप के चलते बनी है। जो पाप जर्मनी और यूरोप ने किया यहूदियों के खिलाफ, उसका सारा का सारा दर्द झेलना पड़ा फलस्तीन और अरब मुल्कों को। और आज हालत यह है कि अरब मुल्कों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हुआ है। आप सोचिए, छोटा सा देश यमन गरीबी से जूझता हुआ, भुखमरी से जूझता हुआ, लगातार सऊदी अरबिया से लंबी लड़ाई में परेशान हाल यमन आज खड़ा है हमास के साथ, आज खड़ा है फलस्तीन के साथ। और उसके जो हूथी लड़ाके हैं उनके ऊपर बम कौन बरसा रहा है? अमेरिका। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि अमेरिका बम बरसा रहा है यमन के ऊपर और कर कुछ नहीं पा रहा है। सारे अरब देशों ने अपना आसमान खोल दिया कि हमारे आसमान में घूमिए और आराम से बम बरसाइए यमन के ऊपर, सिवाय ओमान के और टर्की के। लेकिन इतने सब के बावजूद हूथी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हूथी एक बात कहता है कि आप कहिए इजराइल से कि वो फलस्तीनियों के ऊपर बम फेंकना छोड़ दे, तो हम अपनी ये जो हरकत है वो बंद कर देंगे, यानी रेड सी से जहाजों को जाने देंगे। और हूथी ने तो बहुत साफ कहा था कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल की तरफ जाने वाले और इजराइल से निकलने वाले जहाजों को हम रोकेंगे। लेकिन अमेरिका ने इसको अपनी लड़ाई बना ली। मिला कुछ नहीं। अमेरिका ने बम बरसाए, उन बमों से कोई फर्क नहीं पड़ा। यमन और हूथी अभी भी रोक रहे हैं रेड सी में जहाजों को। फर्क इतना पड़ा है कि पहले सिर्फ इजराइल के जहाजों को रोक रहे थे, अब वो अमेरिका और इंग्लैंड के जहाजों को भी रोकना शुरू कर चुके हैं। अमेरिका के अपने एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका का जो पूरा का पूरा अभियान है यमन के अंदर, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सऊदी अरेबिया समझा चुका है कि हूथी से मत उलझो, लेकिन इजराइल का साथ देने के जुनून में अमेरिका किस हद तक उतरा हुआ है, पूछिए मत। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इन जुल्मों का पता नहीं है। मैंने आपको एक अमेरिकन महिला की कहानी सुनाई थी जो बचपन से ही फलस्तीन आने लगी थी और फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठाने लगी थी। उसको बाकायदा बुलडोजर से दबवा के मरवा दिया था इजराइल ने। क्या अमेरिका के पास यह खबर नहीं पहुंची होगी? एक वीडियो आप बगल में देख सकते हैं, यह आज का नहीं है, अप्रैल 2013 का है। अप्रैल 2023 का यह वीडियो है। इस वीडियो में अल अक्सा मस्जिद के सामने जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहा है इजराइल। अब अप्रैल 2023 तो अक्टूबर के पहले आता है, हमास के उस हमले के पहले आता है। उस समय भी जो आदमी का ये एक बेसिक अधिकार होता है कि अपने मस्जिद में जाकर, मंदिर में जाके, चर्च में जाके वो पूजा पाठ कर सके, वहां उस चीज के लिए रोका जा रहा है। फलस्तीनियों को धक्का दिया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है कि अल अक्सा मस्जिद में ये लोग जाके नमाज ना पढ़ सके। और अमेरिका खामोश बैठ के देख रहा है, अमेरिका को कोई असर नहीं पड़ रहा है। आईसीजे में केस जाता है, अमेरिका, जर्मनी, ये सारे के सारे इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। इजराइल वहां पर खुला झूठ बोलता है कि अस्पतालों के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है। उन अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स अब आकर साफ साफ कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह अस्पतालों के ऊपर हमला किया है इजराइल ने। लेकिन अमेरिका को नहीं दिखाई देता है। और नहीं दिखाई देता है तो आप देखिए इजराइल कहां पहुंच जाता है कि इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री खुलेआम कहता है कि चाहे हेग हो या कोई और हो, वो हमको युद्ध करने से नहीं रोक सकता, हम युद्ध करते रहेंगे। भले 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं युद्ध के,
5,500 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं इजराइल के। जंग में जीत कहीं सामने दिखाई नहीं दे रही है। आज तक अपने अगवा हुए लोगों में से एक आदमी को भी इजराइल छुड़ा नहीं सका है। अभी हमास ने 3 अगवा किए लोगों का वीडियो जारी किया बाकायदा और कहा कि एक आध दिन में हम फैसला करेंगे कि इनकी किस्मत क्या होगी। चुपचाप देख रहा है इजराइल, शहरियों को मार रहा है, लगातार अस्पतालों को तोड़ रहा है, जिन स्कूलों में लोग जाकर शरण ले रहे हैं उनको मार रहा है। हालत यह है कि इजराइल में हर 100 में से 3 आदमी जो है वो या तो घायल है या बिल्कुल विकलांग हो चुका है। यह सारा कुछ वो कर चुका है क्योंकि आसमान की ताकत उसके पास है, अमेरिका का सहारा उसके पास है। वो लगातार शहरों पर बम गिरा रहा है और लोगों को मार रहा है। वो दावा कर ले कि हमास के इतने लोगों को मार दिया, लेकिन कोई पक्का डेटा उसके पास नहीं है और एक भी अगवा किए बंदे को वो छुड़ा नहीं सका है। उनकी नुमाइश लग रही है, इजराइल के चौराहे चौराहे पर उनकी नुमाइश लग रही है, उनके नाम पर यह जंग लड़ी जा रही है, लेकिन एक भी अगवा किया हुआ आदमी वो छुड़ा नहीं सका है। हमास की तो सीधी शर्त है कि आप सीज फायर कीजिए, गजा छोड़कर जाइए और हम सारे के सारे बंधकों को छोड़ देंगे। यह प्रस्ताव बाकायदा आया था उनके पास, कतर के थ्रू आया था। कतर ने बाकायदा समझौता कराने की कोशिश की थी और हमास ने कहा था कि हम सबको छोड़ने को तैयार हैं, शर्त यह है कि परमानेंट सीज फायर हो। लेकिन वो परमानेंट सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ब्लिंकन और बिडेन ये तो कहेंगे कि हम होस्टेजेस को छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन युद्ध विराम की बात नहीं करेंगे। आप युद्ध विराम नहीं करेंगे तो होस्टेज आपके छूट जाएंगे। 100 दिन में आप एक आदमी को नहीं छुड़ा पाए तो अगले 1000 दिन तक जंग चलती रहेगी तो भी आप किसी को नहीं छुड़ा पाएंगे। असली मकसद जो है, ब्लिंकन लाख कह ले कि गजा के अंदर गजा के लोग ही रहेंगे, असली मकसद इजराइल के तमाम मंत्री बार बार कह चुके हैं, जिसको साउथ अफ्रीका ने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाकायदा दोहराया, डिटेल दिया, मंत्रियों के बयानात दिखाए। असली मकसद यह है कि गजा को गजा के लोगों से खाली करा दिया जाए, गजा को रहने लायक ना छोड़ा जाए और वहां पर इजरायलियों की बस्तियां बसा दी जाए। आखिर क्या वजह है कि गजा के अंदर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं? दुनिया में कभी आपने ऐसी जंग देखी है जहां मस्जिद, चर्च, मंदिर तोड़े जाए और बाकायदा निशाना लगाकर तोड़े जाए? आज गजा की हालत यह है कि गजा के अंदर शायद ही कोई मस्जिद पूरी पूरी खड़ी है। 4000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, जो इतिहास का भी हिस्सा थी, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए भी काम की थी। यूनिवर्सिटीज को तोड़ दिया गया है। एक यूनिवर्सिटी को पहले ही खत्म कर दिया गया, दूसरी यूनिवर्सिटी में धावा बोला गया है, वहां के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और अब यह आ रहा है कि शायद इस यूनिवर्सिटी को भी नष्ट कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल्स को नष्ट किया गया है, जिन शरणार्थी कैंपों में फलस्तीनी रह रहे थे उनको नष्ट किया गया है। क्यों? आप कहेंगे हमास घर घर में है। अरे भाई, तो घर घर में हमास है अगर, और आपने इतनी तबाही फैला ली है, तो अपने अगवा किए हुए एक भी बंदे को आप छुड़ा क्यों नहीं पा रहे हैं? बात बहुत सीधी सी है। सारी दुनिया इस चीज को देख रही है और सारी दुनिया जानती भी है, लेकिन पता नहीं अमेरिका का डर या फिर कोई लालच जो उसकी जबान बंद किए हुए है। हिम्मत है तो साउथ अफ्रीका जैसे कुछ मुल्कों में है जो खुलेआम बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और जब यह बात आ रही है, आईसीजे में केस गया है और कोई भी देख सकता है जिसके पास निगाह है, जो थोड़ा सा दिल रखता है, जिसने अपना दिमाग मुसलमानों से नफरत में बेच नहीं दिया है, वो इस चीज को देख सकता है कि साउथ अफ्रीका ने इतने सबूत दिए हैं, साउथ अफ्रीका ने इतनी चीजें दिखा दी हैं और उसके बदले में इजराइल किसी को भी ढंग से कंडेम नहीं कर पाया है कि दुनिया की अगर कोई भी ईमानदार कोर्ट होगी, अगर वो अपने दिल की सुनेगी, अमेरिका की नहीं सुनेगी, तो वहां पे यह कहा जाएगा कि इजराइल जो कर रहा है उसको जेनोसाइड के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। आईसीजे का इंटरिम फैसला आना है, देखिए 2 दिन में आता है, 4 दिन में आता है और इस फैसले से यह तय होगा कि दुनिया में वाकई कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी है या नहीं है। इस फैसले से यह तय होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो संस्थाएं बनाई गई थी वो अब किसी काम की रह गई हैं कि नहीं रह गई हैं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी हेग की अदालत यह कहती है कि इजराइल में कुछ नहीं हो रहा है, फलस्तीन में कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है, बेकार की बातें कर गया दक्षिण अफ्रीका, तो यह बात आप समझ लीजिएगा कि यह सारा कुछ सिर्फ अमेरिका के असर में कहा जा रहा है और सारी दुनिया इस बात को समझ लेगी कि इसका मतलब सीधा साधा यह है कि अमेरिका और इजराइल अपनी गुंडागर्दी से जो चाहे वो करें, दुनिया को कोई असर नहीं पड़ता। हालात यह है, जो लोग जानते हैं इजराइल के पूरे इतिहास को, हालात यह है कि इजराइल तो लेबनान के भी एक बड़े हिस्से को अपना क्लेम करता है। दरअसल वो पूरे अरब पर कब्जा करना चाहता है। अरब के जो मुमालिक हैं, जो अरब के दूसरे देश हैं,
जो अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होने के चलते खामोश हैं, उनको पता नहीं है कि आज फलस्तीन का नंबर है, यमन का नंबर है, कल को उनका नंबर भी आएगा। ईरान से उनको दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि ईरान लगातार इजराइल की मुखालिफत करता रहा है। ईरान में जो सत्ता है उससे कोई बहुत समर्थन नहीं करता हूं, उसको लेकर मैं कोई बहुत उत्साहित नहीं हूं। मेरा मानना है कि ईरान में जो डेवलपमेंट हो सकता था उसको काफी हद तक रोका भी है उन्होंने, लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि आज ईरान, यमन और इस तरह के जो देश हैं, लेबनान, सीरिया, इस तरह के जो देश हैं, वो इजराइल के खिलाफ कम से कम लड़ रहे हैं। कम से कम अपने वजूद को लेकर उनके अंदर एक शर्म बची हुई है, एक जिद बची हुई है, जिसके चलते वो लगातार लड़ रहे हैं इजराइल के साथ। जिन अरब मुल्कों ने अपनी शर्म, अपनी जिद और अपनी इज्जत खो दी है, उनको यह बात समझना चाहिए कि आज लेबनान का नंबर है, कल फलस्तीन का नंबर था, परसों उनका भी नंबर आएगा। इजराइल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। यह ऐसा अजगर है जो अपने बच्चों को भी निगल जाएगा। आप तो ऐसे मुल्क है जिसके बारे में कहा क्या जाए, अरबों को लेकर इजराइल की क्या सोच है यह सारी दुनिया जानती है, और इसके बावजूद शर्म आती है कि जो मजबूत अरब मुल्क हैं वो इजराइल के साथ व्यापारिक तिजारती रिश्ता बनाए हुए हैं, उसके साथ किसी तरह की लड़ाई में सामने नहीं आना चाहते हैं। वो अमेरिका के सामने खामोशी लगा जाते हैं। रशिया बोलता है, चीन बोलता है, साउथ अफ्रीका बोलता है, इतने सारे मुल्क, नामीबिया जैसा छोटा सा मुल्क बोलने की हिम्मत रखता है। पूरी दुनिया की जनता सड़कों पर आती है, लेकिन ये बड़े अरब मुल्क जो इजराइल को वाकई असर डाल सकते थे, प्रभावित कर सकते थे, इस जंग को रुकवा सकते थे, वो अमेरिका के दबाव में बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और इन सब के बीच एक मजेदार खबर अफ्रीका से आ रही है। कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका भी इस बात पर विचार कर रहा है कि जिस तरह यमनियों ने, जिस तरह हूथियों ने रेड सी का रास्ता रोक दिया है, वैसे ही हम भी अपना रास्ता रोकें। अगर वाकई साउथ अफ्रीका ऐसा कर देता है, और आप जानते हैं मलेशिया कर चुका है, मलेशिया ने अपना जो पोर्ट है उस पर इजरायली जहाजों को आने से रोक लगा दी है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो सोचिएगा यह रास्ता कैसा बनेगा। तब सोचिएगा कि मिडिल ईस्ट होकर व्यापार करने की जो पूरी की पूरी एक पद्धति चली आ रही है लंबे समय से, परिपाटी परंपरा चली आ रही है लंबे समय से, वो कैसे बदल जाएगी। ये नक्शा आप देखिए और अंदाज लगाइए कि आज जो जहाज रेड सी क्रॉस करके फटाफट यूरोप की तरफ पहुंच जाती है, उसको कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। और यह लंबा चक्कर जब लगेगा तो दुनिया भर में चीजों की कीमतें किस तरह से बढ़ेंगी, बड़े बड़े लोगों के प्रॉफिट्स किस तरह से खत्म होंगे। सोचिएगा, मजा आएगा। खैर, अफ्रीका ये करे या ना करे, लेकिन इतना तो तय है कि ये जंग जैसे जैसे बढ़ेगी, जो अब साफ दिखाई दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में लंबी जंग चलेगी। कल मैं बहुत सारे और डिटेल्स के साथ आपके बीच में आऊंगा। पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस पर ही असर नहीं पड़ेगा, बाकी चीजों की कीमतों में भी असर पड़ेगी, और यह जंग पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करने वाली होगी। लेकिन अमेरिका को ना पूरी दुनिया की चिंता है, ना अमेरिका को अपनी खुद की चिंता है, ना अमेरिका को यूरोप की चिंता है। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका ने रोक लगा दी कि चलो रशिया से तेल नहीं खरीदना है, और इधर चोरी छुपे पहले तेल खरीदते रहे, अब खुल के तेल खरीद रहे हैं। रशिया से सस्ता तेल खरीद के यूरोप को महंगा बेच रहे हैं, और यूरोप समझता है कि अमेरिका उसका दोस्त है। असल में अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका अगर किसी का दोस्त है, और दोस्त भी क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि इजराइल ने अपने किसी शिकंजे में, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल से आपको बता चुका हूं एप्स्टीन वाले एपिसोड में, अपने शिकंजे में अमेरिका को कसा हुआ है। जो चाहता है वो अमेरिका से कराता है। लेकिन जिस तरह से इस बार मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल उलझे हैं, यकीन जानिए ये इजराइल और अमेरिका के लिए भी उतने ही नुकसानदेह साबित हो सकता है जितना बाकी मुल्कों के लिए। देखते रहेंगे हम आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो सारा कुछ आपसे शेयर करते रहेंगे। जरूरी यह है कि आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, और जो हमारा पिन कमेंट है उसको खोल के देखिए। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से हमारी मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद जरूर कीजिए। 89 रुपीज पर मंथ की आपकी मेंबरशिप भी हमको वो ताकत देती है जिस ताकत के बल पे हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।